अंतकाले च मामेव मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात 1982 का इनका जन्म है। दक्षिणायन में श्रावण माह में जन्म है। अब एक बात बड़ी अद्भुत है, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, मेरी तरफ देख करके, एकदम बिल्कुल निकट बैठ करके, कहीं नहीं जाना है। तो मैंने ये बात तो पहले ही कही है। एक बात और कहता हूं, प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखा करिए और रविवार के कार्यक्रम को अवश्य देखा करिए, क्योंकि अब प्रत्येक रविवार को कमेंट के माध्यम से मैं कुंडलियों का चुनाव करूंगा। इस वजह से यह बात बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप कार्यक्रम देखने के साथ साथ अपने सवाल और अपना डिटेल भी जरूर लिखते जाइए। और रविवार के दिन उस कुंडली पे वीडियो भी बन सकता है, अगर चुन ली गई तो, जो कि चुना ही जाएगा। भाद्रपद और श्रावण माह के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि वो सम दुख सुख चित्त, उसका चित्त जो होता है वो सुख और दुख में एक जैसा रहता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो श्रावण माह में जन्मे लोग होते हैं वो ऐसे ही स्वभाव को धारण करने वाले होते हैं। सवाल भी पढ़ूंगा, लेकिन आगे पहले आपको इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। दक्षिणायन में इनका जन्म है, इस वजह से व्यक्ति चिंता करेगा और चिंता कर करके कई बार अपनी समस्या बढ़ाएगा। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण जितने भी पापग्रह आपकी कुंडली में होंगे उनका प्रभाव बढ़ जाता है और इस कारण से व्यक्ति की समस्या चौगुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले देखिए, कुंडली देखने और दिखाने का सबसे सफल प्रयास वही कहा जाए जब आप अपनी कुंडली की मूल समस्या को समझें और अपने वास्तविक क्वालिटी को समझें। क्योंकि अगर हम ये इस चीज पे हमारा फोकस हो जाए कि हमारी कुंडली में वास्तव में अच्छी बात क्या बन रही है, हमें उस चीज को इंप्रूव करना चाहिए और जो कमजोरी बन रही है उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण आपका आत्मबल कमजोर हो सकता है, इस वजह से इसे हटा लीजिए। मतलब अपने जो आप निर्णय ले रहे हैं उसको सही करने का प्रयास करिए। निर्णय गलत नहीं है, आपने ले लिया वो ठीक है, उसको आगे बढ़िए और उसको सही करने का प्रयास करना है। जो ले लिया सो ले लिया। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण यहाँ पे कभी दिमाग में सवाल हमेशा बनते रहते हैं और कभी भी व्यक्ति जो है वो उसका दिमाग शांत नहीं रहता है। मतलब आपको अपने दिमाग में बहुत सारे विचारों को लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो सके तो ध्यान वगैरह भी कर लिया करिए, प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। गुरुवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव गंभीरता वाला है। अपने आप को गंभीर बनाइए। जो बोल दिया उसको विचार करने से पहले जरूर विचार कर लेना चाहिए और जो बोल दिया उस पर टिक करके रहिए। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों में जितना ज्यादा हो सके अपनी बात की महत्ता को बढ़ाने के लिए, अपना प्रभाव विकसित करने के लिए किसी मंदिर का नित्य प्रतिदिन दर्शन, गर्भगृह का दर्शन करने से व्यक्ति के अंदर गंभीरता बढ़ती है और उसका प्रभाव बढ़ता रहता है। दैवत्व का गुण उसके अंदर आ जाता है। क्लियर है? शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक होते हैं और शुक्ल पक्ष, किसी ने पूछा था, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक होते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा। और इस कारण से व्यक्ति के पास जो रेगुलेटरी सिस्टम होता है वो चंद्रमा के पास होता है और शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी प्रतिपदा के चंद्रमा जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में धन को अनियंत्रित करते रहते हैं। मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा होगा। और साथ ही साथ यही आपके प्रत्येक जीवन की समस्या का मूल जड़ यहां से बनना शुरू। हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का जो धूरी बनना शुरू होता है वो इसी चंद्रमा से होता है, क्योंकि वस्तुतः सबसे ज्यादा वही प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा संवेदनशील ग्रह अगर कोई है हमारी कुंडली में और सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण प्लेनेट है तो वो एकमात्र ग्रह चंद्रमा है, दूसरे नंबर पे गुरु है। क्लियर है? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और जन्म कुंडली में शिव योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव शिवत्व का होता है। उसके अंदर दैवीय गुणों का विकास होता है। जन्म कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में जन्मे होने के कारण और लग्न में ही शुक्र इनकी कुंडली में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो ऊंचे लक्ष्यों को लेकर चलता है, भौतिकीय जीवन जीना चाहता है। गाड़ी का सुख, इत्र का सुख, कपड़ों का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, सब सुख पाना चाहता है और राजसिक होता है। क्योंकि क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का है तो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, भूख, प्यास, तड़प, बेचैनी, लालच सब भरा हुआ है। अब इसका मतलब ये बात कि व्यक्ति को इन सब चीजों से मुक्त होने का भी प्रयास करना होगा, उम्र के एक पड़ाव पे नहीं, अभी से ही। अगर हो सके तो कुछ चीजों को छोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। आप 1982 के हैं, मतलब
एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति अधेड़ की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, और एक अवस्था में आने के बाद आपको इन सब चीजों से मुक्त होने के बारे में भी सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, हमेशा याद रखना चाहिए कि जब धन कमा रहे हो तो उस धन को लेकर के एक धारणा भी दिमाग में बना ले, और वो ये कि जब कभी त्यागना हो तो त्याग दो। घंटी और रति मात्र का भी कभी संशय ना दिमाग में बने कि अरे यार, इसे त्यागना होगा तो क्या करना होगा, ये धन जब मेरे पास से जाएगा तो मुझे कितना दुख होगा। इस धन को कमाने के साथ साथ ये भी दिमाग में रखना होगा कि धन अगर नष्ट हो रहा हो सामने से, जल रहा हो सामने से, नुकसान हो रहा हो सामने से, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही परमात्मा के परिणाम और प्राप्त होने का परिणाम होता है। वही जो है उसका मूलभूत जो है वो एक तरीके से ये कह सकते हैं उसकी कृपा दृष्टि है, वो सामने से ही खत्म हो जाए, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, वो टिकती नहीं है। और दूसरा, वो टिकने का उनका जो प्रभाव होता है वो मात्र 3 ही अवस्थाओं में होता है। या तो आप उसे लक्ष्मी को या तो बेटी बना लो, या तो फिर बहन बना लो, या फिर माता बना लो, या तो फिर उन्हें उनके पुत्र बन जाइए, ताकि माता आपको कभी छोड़ के ना जाए। बाकी कुछ भी समझा तो नष्ट होने का प्रभाव विकसित हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात हमेशा याद रखना होगा। आगे बढ़ता हूं, अब आपकी इनकी कुंडली में लेके आता हूं। शुक्र लग्न में और कर्क लग्न की कुंडली बनती है। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो पहले पढ़ के बता दूं। बड़े बड़े सवाल पूछे हैं। साड़ी की फैक्ट्री है और मेरा धैर्य और मन ये कहता है कि मैं कभी भी धैर्यहीन न बनूं और कभी भी अपने पिता के व्यवसाय को आगे ही बढ़ाऊं, उसे पीछे ना आने दो। एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली में मैं जो स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहे तो बिल्कुल बढ़ा सकता है। पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ जुड़ करके अगर व्यवसाय करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। इन्होंने आगे सवाल पूछा है, बिजनेस कौन सा करना चाहिए। आपकी कुंडली में लग्न में शुक्र और शुक्र के ही नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। आपके जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जो कि राजा बनाता है। और आप गौर करिए तो शुक्र जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, जो कि लाभ के अधिपति होकर के बैठे हैं, और गुरु से केंद्र में बैठे हैं, भाग्य भाव के अधिपति से। एक सूत्र बताता हूं, याद रखिएगा, इसीलिए मैं आजकल कुंडलियां लेकर के सामने से आता हूं ज्यादा। भाग्य भाव के अधिपति से, जो कि गुरु हुए, अगर लाभ के अधिपति जो भी बनते हों, अगर वो दोनों एक दूसरे से चौथे 10वें के संबंध में होते हों, तो व्यक्ति मशीनरी के क्षेत्र में, और खास करके तब और भी ज्यादा जब कहीं से भी मंगल का संबंध दशम स्थान से बन जाता हो। गौर करिए, मंगल की राशि और मंगल की दृष्टि है, व्यक्ति आराम से स्थापित कर सकता है। और अभी तो मंगल की दशा चल भी रही है, आराम से आप ये काम कर सकते हैं। अगले सवाल में पूछा है कि भाई के साथ पार्टनर कैसा रहेगा। एक बात बताता हूं, बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे बन रहे हैं, उस पर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। यहां से तीसरे भाई का साहस स्वयं शनि बढ़ा रहे हैं, और आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में शनि बैठा है। व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। वस्तुतः आपको भाग्य का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र में आ रहे हैं और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव बली है, इस वजह से कि दोनों मित्र यहां बैठे हैं। ध्यान से समझिए मेरी तरफ, भाग्य भाव के अधिपति गुरु और पंचम भाव के अधिपति मंगल, ये दोनों जब एक साथ आते हो तो व्यक्ति का सर्वस्व सुख, वो सुख पाने के लिए बेचैन तो जरूर रहता है, क्योंकि चंद्रमा पापक जो है, गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव जब दशम स्थान पे पड़ेगा तो व्यक्ति के पास कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, वो कोई भी सामान आसानी से बेच सकता है, और उसकी तीव्रता भी बड़ी अच्छी होती है। वो पदस्थ होता है और अपने गल्ले का मालिक होता है। आपको खुद का व्यापार ही करना चाहिए, क्योंकि राहु की 5वीं जो दृष्टि है वो 7 नंबर की राशि पे पड़ रही है, जो कि व्यापार की राशि होती है। शुक्र इस राशि से केंद्र में लग्न में ही बैठे हैं, और साथ ही साथ राहु मित्रवत होकर के देखेंगे, तुला राशि उनके मित्र की राशि होती है। इस वजह से साथ ही साथ आपकी कुंडली में धन भाव में सूर्य और बुध का बैठना, धनेश धन में, और साथ ही साथ व्यय भाव के अधिपति, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करना हो, अपना माल अपने जन्म स्थान से दूर भेजना हो, जो दूर का ऑर्डर है उसको पहले पूरा करना हो, तो आपकी कुंडली इसके मामले में बहुत आगे है। क्योंकि नवांश कुंडली में भी शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो आपको यही काम करना चाहिए। अगर मैं इसमें और भी बढ़ाने की कुछ बात करूं
तो जरी वाला काम भी आप बढ़ा सकते हैं। जो कपड़ों पे स्टोन लगाने का काम होता है आप वो कर सकते हैं। दूल्हा दुल्हन का जो कपड़ा होता है आप उसके अलग से शोरूम टाइप का खोल सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में जो मुकुट बनता है, विवाह आदि में जो मुकुट बनता है उसकी सेलिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विवाह में जितने भी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है दूल्हा दुल्हन से संबंधित, आप उसका अलग से व्यापार कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये योग भी है। मकान का सुख कैसा है? बढ़िया है। जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में अगर शुक्र बैठे हो या शुक्र की राशि बन रही हो, साथ ही साथ इस भाव की तरफ ही शनि का बढ़ना हो रहा हो, उच्चाभिलाषी, कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति होकर के मित्र की राशि में मित्रवत हो रहे हैं। धन भाव आपका बली है तो कमजोर भी है, इस वजह से आपके विचार थोड़े से जल्दी प्रभावित हो जाते होंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपका विचार बदलता भी होगा। इस पे नियंत्रण स्थापित करिए और अपने निर्णयों पे अडिग रहने का काम करिए। इन्होंने सवाल पूछा है, पता है क्या बताऊं? पत्नी के साथ हमेशा खटपट होती रहती है। अब एक बात बताता हूं, आपके निर्णय भले बदल जाते होंगे श्रीमान, पर आपकी पत्नी के निर्णय बड़े अकाट्य और सत्य सिद्ध होते होंगे। अब अलग बात है कि हमारा पुरुष समाज उस पर कई बार उसको तौहीनी समझता है, पर गौर करिए नवांश कुंडली में स्वग्रही शुक्र और उच्च का सूर्य, ये आपकी पत्नी के निर्णय आपसे ज्यादा अच्छे बनाते हैं। मैं तो यही बात कहता हूं कि खुले मन से स्वीकार कर लीजिए, आपकी पत्नी अगर जो भी बात बोल देती हो उस पर भरोसा करके और उसको आगे बढ़ा लीजिए। वो निर्णय बिल्कुल सत्य देती होंगी। और बस वस्तुतः हुआ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य उच्च के यहां बैठे हैं, उनका व्यक्तित्व आपसे ज्यादा क्लियर है और वो बिल्कुल साफ स्पष्ट बोलने वाली महिला है। क्योंकि शुक्र है तो उनके पास अनुभव आपसे ज्यादा है, आपके पास है पर वो थोड़ा ऊहापोह वाली स्थिति में है। पर यहां पे तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतभेद इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु आपकी कुंडली में ही ऐसा योग बना है। आप अपने आप को सुधार लीजिए तो चीजें बिगड़ने वाली नहीं है। मैं तो सीधा आप ही को कहूंगा, और दोषी तो मैं सबसे ज्यादा पुरुष को ही पहले देता हूं। पुरुष ही होता है। आपकी कुंडली में शुक्र है और राहु का प्रभाव यहां पे, मंगल यहां देख रहे हैं, आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं, तो उसको अपने तरफ से जितना ज्यादा हो सके शांत होने का प्रयास करिए। क्योंकि आपकी कुंडली में अभी मंगल की दशा भी चल रही है, जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। आपके पास अभी 2023 तक का 7वें महीने तक का वक्त है। उसके बाद फिर राहु आ जाएंगे जो कि 12वें है, जिसपे शनि की दृष्टि है। झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, व्यय, इन सब चीजों पे आपको संतुलित होना पड़ेगा। और निसंदेह अपने माता, अपने पिता और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा संयमित होना पड़ेगा। क्लियर है? मित्र के साथ कैसा होगा? एक बात बताता हूं, बताओ, ये ठीक है तो दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आप इसका ये देख रहे हैं तो शनि है, वस्तुतः आप संयमित हैं और मित्रों को लेकर के भी आप बिल्कुल ही तटस्थ रहने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं होंगे, ये अच्छी बात है। क्योंकि आप कर्क लग्न के हैं तो इमोशनल ज्यादा हैं, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपको तकलीफ भी होती होगी, किसी दूसरे की बात को पकड़ करके कई बार बैठ जाते होंगे। ये ना करिएगा, उसको छोड़ने का प्रयास करिएगा। और क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु और मंगल बैठे हैं, आपका मित्र आपके लिए हमेशा अच्छा साबित होगा। क्योंकि यहाँ के अधिपति लग्न में बैठे हैं, बलवान है, कमजोर नहीं है, और उनके पास पुष्य नक्षत्र का बल है, जिसका अधिपति शनि इस कुंडली में भले मारक होता है, लेकिन फिर भी वो आपकी कुंडली में ठीक बैठा है, वो कमजोर नहीं है। इस वजह से मित्रता से भी आपको नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात कंफर्म हो जाती है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? गैस्ट्रिक पेशेंट आप हो सकते हैं, मन बीमार हो सकता है, चिंता ज्यादा हो सकती है, काम का प्रेशर आपको हमेशा प्रभावित करता रहेगा। कई बार आपको अपने ही बल पे अपना व्यवसाय खींचना पड़ेगा। ये खास करके राहु की दशा में ज्यादा होगा। क्लियर है? रत्न में गुरु माणिक्य और गले में चंद्र पहना हुआ है। एक बात बताता हूं, आपने पहना तो सब कुछ है। अगर माणिक्य पहना हुआ है तो जन्म कुंडली में धनेश का रत्न पहना हुआ है, और जन्म कुंडली में अगर मैं नवांश कुंडली में देखता हूं तो वो लाभेश है, जहां विष योग बना हुआ है, यहां पे भी धनेश बनते हैं। और जाकर के जन्म कुंडली में वो कन्या राशि के बैठे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे भी वो उच्च के हो जा रहे हैं, व्यापार की वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ वो पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न आपके लिए सपोर्ट करेगा। मंगल और गुरु में से अगर साम्य देखता हूं तो दोनों वहां पे स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। नवांश कुंडली में गुरु जो है वो उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, और दशमांश कुंडली में वो गुरु शनि के साथ बैठे हैं। तो मैं वहां भी आपकी कुंडली में उसे कमजोर नहीं कहूंगा। आपने रत्न बिल्कुल ठीक पहना है, पर राहु की दशा जब आएगी तब आप एक बार मुझे संपर्क जरूर करिएगा। ये आपका इस सवाल का उत्तर था। शिव जी की रोज सेवा, सवेरे पूजा करता हूं,
तो एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में शुक्र लग्न में है, बिल्कुल दुर्गा जी का भी दर्शन और शिव का भी दर्शन आप कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि भगवान को प्रत्येक दिन दूध, जल और काला तिल भी आपको अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो भगवान को प्रत्येक दिन शहद से भी स्नान करवाना चाहिए। आपकी कुंडली में ये योग भी बनते हैं। शुक्र है शहद, सूर्य है शहद और शुक्र है मीठा। अगर हो सके तो ये कर लेने से। एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में गुरु और मंगल का एक साथ बैठना, यहां पे इस भाव को बल मिल रहा है। तो घर, भवन, वाहन और चौतरफा जो वाहन होता है, भूमि का सुख, या फिर ये कह सकते हैं कि चौपाया जो जानवरों का सुख होता है, वो बड़ा अच्छा है आपकी कुंडली में। क्योंकि और माता का सुख भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। मतलब ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी हुई हैं। व्यक्ति जीरो से भले शुरू करे, पर वो अनंत चीजों का मालिक होते होते मरता है। ये आपकी कुंडली में अगर कभी भी बुध की दशा में शनि आए, शनि में बुध आए या गुरु आ जाए, तो थोड़ा सावधान रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर के। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं जो चीज देख रहा हूं, अब इनके सवाल लगभग खत्म हो गए हैं। बिजनेस में मशीनरी बिठाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिठाइए और बिल्कुल ठीक है, अभी वक्त भी है। गुरुजी, मेरा लक्ष्य पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। निस्संदेह जन्म कुंडली के छठे स्थान के अधिपति और दशम स्थान के अधिपति, याद करिए मैंने बात कही थी, छठा स्थान जो होता है वो पूर्वजों का होता है। पूर्वजों से जुड़ करके, अपने परिवार वालों को जोड़ करके अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाहे तो बिल्कुल ही उसमें सफल हो सकता है। बिल्कुल ये योग है और निस्संदेह इसमें आपको सफलता मिलेगी, कोई डरने की बात नहीं है। वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, राहु उन्हें देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास आपका बल है। और नक्षत्र का अधिपति अगर उसे देख लेता है तो उसको बल और भी ज्यादा बलवती हो जाती है, वो स्थिति और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। क्योंकि ये दोनों जिस नक्षत्र में बैठे हैं, स्वाति नक्षत्र, उसका अधिपति राहु उसे देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे अगर ये आपको थोड़े से भौतिकवादी बना रहे हैं तो इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि मंगल का प्रभाव जब चतुर्थ भाव से हो जाता है तो व्यक्ति की कुंडली में कई बार उसको अपने जन्म स्थान से दूर भी जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो अगर कभी अपना व्यवसाय दूसरे शहर में भी स्थापित करना पड़े तो बिल्कुल कर लीजिएगा, उसमें संकोच मत करिएगा। आपकी कुंडली जो कि बनी हुई है कर्क लग्न और पुष्य नक्षत्र के, आप तीसरे चरण में हैं, इसके अधिपति शनि ही होते हैं। नक्षत्र के अधिपति, चरण के अधिपति शनि होते हैं। इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते और जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं, उनके पास अतिरिक्त बल है। और जिस भाव में बैठे हैं इसका मतलब है कि व्यक्ति को बल और पराक्रम का इस्तेमाल जीवन में करना ही होगा। व्यक्ति अपने पिता से, व्यक्ति अपने पुत्र से, व्यक्ति अपने भाई से जुड़ करके व्यवसाय कर सकता है। और साथ ही साथ अगर वहां पे देखें तो लग्न में शुक्र होना, शुक्र के नक्षत्र में पैदा होना और दशमांश कुंडली में या नवांश कुंडली में शुक्र का लग्न में बैठना, नवांश कुंडली में भी शुक्र का और दशमांश कुंडली में भी शुक्र का लग्न में बैठना, व्यक्ति को इसी क्षेत्र में व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपकी कुंडली के कुछ उत्तर थे। अब इसको यहां तक छोड़ते हैं, कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। ग्रह स्थिति के आधार पर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल का जो प्रभाव है इसको पहले स्टडी करते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में मघा नक्षत्र के बैठे हैं, वो केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और अभी राहु की दशा आने वाली है। याद रखिएगा, सूर्य की दशा जब आती है तो व्यक्ति को हेडेक देती है, और खास करके तब जब सूर्य में राहु आ जाए या सूर्य की महादशा में कुछ ऐसे ग्रह का प्रभाव चले जाए, अंतरदशा चली जाए जो कुंडली में मारक होता हो, यानी कि सूर्य में शनि या सूर्य में रोगेश आ जाए, गुरु। लेकिन ये गौर करिएगा, तो सूर्य में गुरु जब भी आएंगे तो अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि तृतीय एकादश में है और दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली में सामाजिक छवि को देखना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में लग्न का अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में अपने घर से 2 घर आगे गया है, 1 घर आगे। तो यहां से 1 घर, यानी कि अगर शनि लग्न में बैठेंगे तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपना प्रयास बढ़ाना ही होता है। और एक बात और कह दूं तो व्यक्ति गंभीर है, आपको गंभीर होना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी चंचलता मानसिक रही तो निस्संदेह वो आपके असफल होने का कारण सिद्ध हो सकता है। अपने आप को गंभीर बनाइए, अपने निर्णय पे डटे रहिए, सबसे मित्रता करिए जितना ज्यादा हो सके। अपने पास रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो समाज के नीचे और दबे कुचले लोग हैं, इन लोगों की सेवा करिए। अगर हो सके तो आपकी कुंडली में शुक्र आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अशोक का पेड़ लगाना चाहिए, या अगर हो सके तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बर, पीपर, पाकड़, तीनों में से किसी एक वृक्ष को लगा देना चाहिए। ये चारों में से कोई एक वृक्ष अपने घर के आसपास जरूर लगाइए। अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष का, अगर हो ना बन पड़े तो परिक्रमा भी अवश्य कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से नवांश कुंडली में गुरु नीच के हो जा रहे हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है। गुरु यहां भी तुला राशि के बैठे हैं, थोड़े ठीक यहां भी नहीं है। रोग भाव के और भाग्य भाव के अधिपति होकर के यहां चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। माता और पिता की व्यक्ति भरपूर सेवा करता है और उसके लक्ष्यों को पाने का प्रयास करता है जो माता और पिता अधूरे छोड़ रखे हैं।
ये बात बनती है। जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान को देख रहे हैं, भाग्य भाव के अधिपति चतुर्थ में आकर के केंद्र और त्रिकोण का योग बना रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। आपकी कुंडली में इतनी सारी बातें मैंने बताई। इन्होंने सवाल आगे पूछा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कैसा रहेगा। अब एक बात बताता हूं, दशमांश कुंडली को देखिए, 12वें भाव के अधिपति दशम में आ रहे हैं और यहां के अधिपति 12वें मतलब 12 नंबर की राशि में जा रहे हैं, मतलब मूलतः वो बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। 12 नंबर की राशि और मित्र की राशि, और खास करके गौर करिए तो यहाँ के अधिपति मंगल शनि के साथ, यहाँ के अधिपति गुरु शनि के साथ बैठे हुए हैं, जिनका नीच भंग भी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि व्यक्ति को आरंभ में किसी भी काम को करने में थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़े, गुरु का बल या भाग्य का बल थोड़ा कमजोर हो, ऐसा संभव है। क्योंकि अगर कर्क लग्न की कुंडली बनेगी तो प्रतियोगिता भाव के अधिपति नीच के हैं, व्यक्ति कभी कभी अपनी साहस को कम कर सकता है या फिर लड़ने की जो क्षमता है वो हो सकती है कि कम हो जाए, पर ऐसा करना नहीं होगा। मैंने ये बात हमेशा शुरू से लेकर के आखिर तक यही बात कह रहा हूं कि अपने आप पे भरोसा बढ़ाना होगा। अगर ये हो ना हो तो सूर्य की आराधना जरूर बढ़ा दीजिए, और मैं जो उपाय आपको भेजूंगा उसे आप करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं, आपकी कुंडली में मैंने जो व्यवसाय के क्षेत्र खोले हैं उस पर भी ध्यान दे देना चाहिए। उसके बाद वस्तुतः आपकी कुंडली में इन्होंने पूछा है काल सर्प वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिए। दूसरी बात है सूर्य चंद्रमा का यहां बैठना, ये आपकी कुंडली में कई बार कुछ अलग तरीके की समस्या को लेकर के आ सकते हैं। जैसे बुध और चंद्रमा जब एक साथ केंद्र में बैठ जाते हो, या बुध और चंद्रमा जब एक दूसरे से चौथे 10वें बैठ जाते हो, तो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके लग्न कुंडली में या नवांश कुंडली में बुध और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने होते हो, तो ये बात आपको जरूर ही गौर करना होगा कि हमारे निर्णय गलत सिद्ध न हो। मतलब हर बार आपको अपने निर्णय पे विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप गलत निर्णय ले सकते हैं। ये ऐसी स्थिति, ग्रह स्थिति ऐसी अगर हो जाए, और खास करके तब ये स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है जब चंद्रमा कमजोर होते हो, पक्ष का बल उनको न मिल रहा हो। आपकी कुंडली में अब ग्रह की स्थिति बैठने वाली बता दूं तो सबसे पहले तो सुख भाव के अधिपति का लग्न में बैठना लाभेश इस कुंडली के लिए पापक होते हैं, और जन्म कुंडली में गुरु की दशा में व्यक्ति को बल मिलता है, भाग्य उदय होता है। जन्म कुंडली में मंगल और गुरु इस कुंडली के लिए कारक होते हैं, स्वयं चंद्रमा भी, और जन्म कुंडली में सूर्य स्वग्रही होकर के धन भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। इस कुंडली में व्यक्ति को नेत्रों की समस्या भी हो सकती है, इस वजह से व्यक्ति को अपने नेत्रों का विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो सकती है, व्यक्ति को उस पर ध्यान देना होगा। व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में भाग्य भाव को देख रहे हैं, व्यक्ति के पास धर्म हमेशा जागृत रहेगा। ज्योतिष का ज्ञान, टैरो कार्ड रीडिंग, पत्थरों का ज्ञान और ज्योतिष में रुझान, ये सारी बातें आपको अपनी ओर खींचेंगी। उसके बाद आपकी कुंडली में नवांश कुंडली की अगर चर्चा करते हैं तो लाभ भाव में या प्राप्त होने वाले भाव में शनि और चंद्रमा का एक साथ बैठना, जहां नवांश कुंडली में शनि जो बैठे हैं वो 14 डिग्री के और 12 डिग्री के, ये दोनों बिल्कुल निकट के हैं। ऐसी अवस्था में और चंद्रमा जो है वो 14 डिग्री के लग्न कुंडली में और 3 डिग्री के सूर्य हैं। अब जरा ध्यान से इस बात को समझते हैं, यहां सूर्य जो है वो डिग्री में पीछे हैं और चंद्रमा जो है वो आगे है। ऐसी अवस्था में जो अमावस्या दोष लगा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी नहीं है। मतलब मैं ये जो बार बार बोल रहा हूं कि व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है, उस पर मैं कई बार गलत भी हो सकता हूं, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि अगर सूर्य और चंद्रमा केंद्र में बैठे हों या एक साथ बैठ रहे हों, लग्न में और दशम में नहीं बैठे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि उसके साथ बुध भी बैठे हैं जो 12वें भाव के अधिपति हैं। तो व्यक्ति व्यय को लेकर के कई बार अपने निर्णय को गलत करवाता रहा है। हो सकता है कि उसने कई बार ऐसे जगह पे पैसे लगाए हों, या लगा सकता है जहां से पैसे आए नहीं पर नुकसान ज्यादा हुए हों। मतलब निर्णय को लेने से पहले और कोई भी निर्णय को आगे बढ़ाने से पहले अपनी पत्नी से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। पक्की बात बताता हूं, और ये पक्की बात है, क्योंकि आपकी पत्नी जो बोलेंगी वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सूर्य उच्च का और शुक्र स्वग्रही, साथ ही साथ शनि और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे बड़ा ही निकट का है। तो आपकी कुंडली में प्राप्त होने का जो प्रभाव है वो कई बार कमजोर हो रहा है। अगर हो सके तो आप अपने बल पे तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, अपनी पत्नी के नाम पे भी धन इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर हो सके तो चांदी का व्यवसाय भी आप अलग से स्थापित कर सकते हैं।
आपकी कुंडली में इसके योग भी हैं। पशुओं से संबंधित भी कारोबार कर सकते हैं, अगर हो सके तो पशुशाला भी खोल सकते हैं। गाय और भैंस का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है, या अगर हो सके तो उसके संरक्षण को लेकर के आप कोई भी काम कर सकते हैं। जल बचाने से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं, वृक्ष लगाने से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने घर में भी जितना ज्यादा हो सके जल संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु और मंगल जो वास्तु के घर में बैठे हैं, वहां के अधिपति लग्न में बैठे हैं, घर की साफ सफाई के पीछे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर वो गंदा होगा तो मति बुद्धि गंदी होगी और आपके गुरु खराब होंगे, साथ ही साथ आपके मंगल भी खराब होंगे, जिसके कारण घर में कलह का वातावरण मचेगा। पक्की बात है। अब आपकी कुंडली में मैं जो है वो ग्रह की डिग्री के आधार पर बात बता दूं तो सूर्य 3 डिग्री के बाल अवस्था के होंगे, वो कंफ्यूजन में रहेंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 14 डिग्री के हैं, अवस्था उनकी युवा होगी। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा ठीक है, इस कारण से लग्न ठीक है, लग्न भी ठीक है, बलवान है, लग्न कमजोर नहीं है। 13 डिग्री का लग्न, 12 डिग्री का लग्न कमजोर नहीं होता है, वो ठीक है। और ना राजा के नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है, इस वजह से मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। मंगल आपकी कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं, 16 डिग्री पे बैठे हैं, युवावस्था के हैं, ये दोनों ही ग्रह यानी कि चंद्रमा और मंगल हमेशा ही 100% परिणाम करेंगे। लेकिन गौर करिएगा, चंद्रमा भी लग्नेश होते हैं और मंगल भी योग कारक होते हैं, और निस्संदेह वो परिणाम देंगे। नवांश कुंडली के लिए वो मंगल अच्छे नहीं होंगे क्योंकि वो मारक हो जा रहे हैं। तो कभी कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी आपकी कुंडली में, जो रक्त से संबंधित हो सकती है, पेट से संबंधित हो सकती है, अतड़ियों से संबंधित हो सकती है, दे सकते हैं, उसका ख्याल रखना होगा। आपकी कुंडली में बुध की अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में बुध जो है वो 25 डिग्री के हैं और विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो मृतप्राय हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें बुध को, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर आप गौर करें तो हो सकता है कि उसका व्यय अनियंत्रित हो और साथ ही साथ हो सकता है कि उसका पराक्रम कई बार कम परिणाम देता हो, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर बुध की दशा आए तो व्यक्ति को अपने मेहनत पे फोकस बढ़ाना होगा, या साथ ही साथ उस समय आलस्य नहीं करना चाहिए, अपने अनुभव को रख लेना चाहिए और दूसरे से लेते रहना चाहिए, दूसरों के ऑर्डर का पालन कर लेना चाहिए, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, आप ये काम कर सकते हैं। बुध की जब दशा चले तो व्यक्ति को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए और उसके प्रभाव को वृद्धि देने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर लेना चाहिए। क्लियर है। गुरु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं उसके आधार पर जो डिग्री उनकी बनी हुई है वो डिग्री है गुरु की 10 डिग्री कुमार अवस्था के। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में जब कुमार अवस्था के गुरु बैठेंगे और जन्म कुंडली में वो भाग्येश होकर के सुख भाव में बैठे हैं, ये केंद्र और त्रिकोण का योग लगेगा और व्यक्ति को श्रवण कुमार की तरह अपने माता और पिता की सेवा करने वाला बना देंगे। निस्संदेह ये 50% का परिणाम तो जरूर करेंगे। नवांश कुंडली में भी वो गुरु नीच के हो जा रहे हैं और दशमांश कुंडली में भी नीच के, इस वजह से कम मूर्ति का दर्शन अवश्य ही करना होगा प्रत्येक पल। एकादशी का व्रत आपको जरूर ही तुरंत उठा लेना चाहिए और अगर हो सके तो गले में तुलसी की माला और भोजन बिल्कुल शुद्ध और साफ हो। जितना ज्यादा शुद्ध रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर का दैवत्व जागेगा, क्योंकि आप कर्क लग्न के हैं। भस्म लगा सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शुद्ध भोजन, प्याज और लहसुन बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर संभव हो तो, क्योंकि आजकल लोगों को, एक बात किसी ने पूछी थी मुझसे कि पंडित जी नॉनवेज खा सकता हूं क्या? मैंने कहा क्यों, शाकाहारी से पेट नहीं भरता है जो किसी का खून पियोगे? मैंने ऐसे उत्तर दिया था, बोले पंडित जी मैं समझ गया। तो ये बात है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में वो 13 डिग्री के हैं, युवावस्था के हैं, इस वजह से व्यक्ति को वो मोटिव देते हैं, लक्ष्य बनाता है, आगे बढ़ना चाहता है और संसार में और दुनिया में नाम कमाना चाहता है। ये जो आपके अंदर गुण आया है कि मुझे कुछ करना है, वो इसी शुक्र के कारण आया है, जो आपको परम भौतिकवादी भी बना रहा है। पर गौर करिएगा, वो कुंडली में भाग्य भाव का अधिपति गुरु केंद्र में बैठा है और गौर करिए तो वो चंद्रमा से तृतीय एकादश में है। आपको लोगों की सेवा भी करनी होगी क्योंकि गुरु मंगल के साथ बैठे हैं। जो समाज के दबे कुचले और गरीब लोग हैं उनको ज्ञान का दान भी करना होगा। गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी आप कर सकते हैं। सरकारी विद्यालय में पुस्तकों का वितरण भी आपकी कुंडली में बनता है। क्लियर है। शुक्र युवावस्था बता चुका हूं। शनि जो है वो जन्म कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था के आधार पर वो 24 डिग्री के हैं, बाल अवस्था के होंगे और जन्म कुंडली में वो चित्रा नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल दशम स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मंगल का संबंध दशम स्थान से बनता हो, और जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में देखिए शनि जो है वो जन्म कुंडली में मंगल को देख रहे हैं, यहाँ पे शनि और मंगल का संबंध यहाँ भी बन रहा है और जन्म कुंडली में, इस वजह से व्यक्ति गलत संगति से बचे, गलत लोगों से, दुरात्माओं से बचे, अपने आप को जितना ज्यादा हो सके श्रेष्ठ लोगों की कंपनी में शामिल करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हो सके तो किसी गुरु का पालन और गुरु के मंत्र की दीक्षा अवश्य ही ले ले, गुरु दीक्षा ले ले,
ये कहने की भी बात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताओ? बताता हूं। जो व्यक्ति अंत समय में अंत काले च मामेव, कहा है ना, मतलब जो व्यक्ति जीवन भर मेरा स्मरण करता रहा या जीवन भर स्मरण न करता रहा, पर अगर मृत्यु के शैया पे लेटा हुआ हो और मेरा नाम स्मरण कर ले, इसी वजह से जब लोग मरने वाले होते हैं तो सोच के देखिए कि परमात्मा अपनी तरफ बुलाना चाहता है। लोग क्या कहते हैं? इसके कंठ में तुलसी का पत्र डालो, इसके कंठ में गंगा जल डालो, गले में कंठ में तुलसी की माला डालो, पॉकेट में गीता जी रख देनी चाहिए, छाती पे गीता जी रख देनी चाहिए। उसके बाद गाय के गोबर पे लिप करके उसको लिटाना चाहिए, और अगर जितना ज्यादा हो सके उसके कान में राम नाम का स्मरण कराते रहना चाहिए, या फिर विष्णु भगवान के, नारायण के नाम का स्मरण कराते रहना चाहिए। अंत काल में जो मेरी स्मरण कर लेगा वो निस्संदेह में मुझे प्राप्त हो जाता है। मैं उसको अपने पास बुला लेता हूं, क्योंकि चलो जीवन भर नहीं करे पर अंत में तो कर लिया। लेकिन याद रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि अंत में ही करेंगे, क्योंकि आदत लगी रहेगी तभी आदत बनी रहेगी, नहीं तो फिर उस समय भी कोई आपके पास नहीं रहेगा जो आपके कान में आकर के राम का नाम लिखवाए। बस बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर वो भी नहीं होता है। तो आपको ये आदत अभी से ही डाल के रख लेनी चाहिए। खाली भौतिकवादी बनने का मतलब ऐसा नहीं होता है। गृहस्थ में है, धन जरूर कमाइए, खूब धन कमाइए, लेकिन साथ में भगवान का नाम भी चलता रहे। तब तक के लिए अब फिर से दोबारा नमस्कार करता हूं।